टाटा मोटर्स भारत का एक ऐसा ऑटोमोबाइल दिग्गज जिस पर पूरे बाजार की नजरें रहती हैं। लेकिन Q1 FY27 के जो नतीजे आए हैं ना, उन्होंने मार्केट के बड़े बड़े एनालिस्ट्स को भी चौंका कर रख दिया है। आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, उसके अलग अलग सेगमेंट्स की परफॉर्मेंस और फ्यूचर आउटलुक का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प कहानी को समझना शुरू करते हैं। रिसर्च एंड अर्न के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। अगर हम सीधे Q1 FY27 के हाइलाइट्स पर नजर डालें तो यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट और कह लीजिए चौंकाने वाला कंट्रास्ट देखने को मिल रहा है। जरा सोचिए, एक तरफ कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 9% बढ़कर लगभग 95,799 करोड़ रुपए हो गया है। टॉप लाइन के लिए ये एकदम शानदार सिग्नल है, राइट? लेकिन जैसे ही हम बॉटम लाइन पर आते हैं, कहानी पूरी तरह पलट जाती है। PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भारी 80% धड़ाम से गिरकर सिर्फ 775 करोड़ रुपए रह गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ इतनी बेहतरीन रही तो मुनाफा इतना बुरी तरह से क्यों सिकुड़ गया? आइए इसे थोड़ा और गहराई से डिकोड करते हैं। नंबर्स के जाल में और उलझने से पहले एक बार टाटा मोटर्स के पूरे बिजनेस स्ट्रक्चर को रिफ्रेश कर लेते हैं। कंपनी मुख्य रूप से 3 बड़े रेवेन्यू इंजन्स पर दौड़ती है। पहला है कमर्शियल व्हीकल्स यानी CV, जहां टाटा निर्विवाद मार्केट लीडर है और इस क्वार्टर में यहां 26% की सॉलिड वॉल्यूम ग्रोथ दिखी है। दूसरा इंजन है पैसेंजर व्हीकल्स और EV का, जहां नेक्सॉन और पंच जैसी गाड़ियों ने धूम मचा रखी है और शानदार 46% की ग्रोथ दी है। और तीसरा, जो असल में इनके रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा है, वो है JLR यानी जैगुआर लैंड रोवर। ये ग्लोबल लग्जरी ब्रांड है। अब मजेदार बात यह है कि जहां इंडिया वाले दोनों इंजन एकदम टॉप गियर में परफॉर्म कर रहे हैं, वहीं JLR ग्लोबल सप्लाई चेन के भारी ट्रैफिक जैम में बुरी तरह फंसा हुआ है। चलिए अब सीधा हार्ड नंबर्स पर आते हैं। कंसोलिडेटेड लेवल पर देखें तो रेवेन्यू में 9.2% का जंप है। सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन मुनाफे को असल में किस चीज ने खाया? वो था EBITDA मार्जिन का कॉन्ट्रैक्शन। मार्जिन पिछले साल के 8.7% से गिर के 7.4% पर आ गया है। मतलब सीधे सीधे 130 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट। अब बात समझने वाली ये है कि जब इतने बड़े रेवेन्यू बेस पर आपका मार्जिन सिकुड़ता है ना, तो उसका इम्पैक्ट बॉटम लाइन पर बहुत भयानक होता है। यही वजह है कि PAT 80.2% गिर गया और जो अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS है, वो भी 6 रुपये 84 पैसे से लुढ़क कर महज 2 रुपये 10 पैसे रह गई। तो अब दिमाग में ये सवाल आना लाजमी है कि भाई जब टॉप लाइन में इतनी बढ़िया ग्रोथ थी तो प्रॉफिटेबिलिटी में इतना बड़ा डेंट कैसे लग गया? देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ तो इंडिया में PV और CV की बम्पर सेल की वजह से आ गई, लेकिन उस 80% मुनाफे की गिरावट का मुख्य विलन है JLR। अकेले JLR के मुनाफे में 73% की गिरावट आई है और इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है। एक प्रमुख सप्लायर के यहाँ भयंकर आग लग गई, फिर मिडिल ईस्ट के टेंशन ने पूरी सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर दिया और ऊपर से कमोडिटी की बढ़ती कीमतें। और हाँ, JLR का जो वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंस है ना, वो भी 4.1% से शूटअप होकर 7.1% हो गया। इन सब ने मिलकर प्रॉफिट्स को भारी नुकसान पहुंचाया है। अगर हम इंडिया और ग्लोबल परफॉर्मेंस को आमने सामने रखें तो ये डाइवर्जेंस एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ अपना घरेलू पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है, जहां वॉल्यूम में 46% का उछाल है और EV वॉल्यूम तो सीधे 112% बढ़ गया। कमाल है ना? CV सेगमेंट में भी मार्जिन 11.7% पर बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपना ग्लोबल इंजन JLR, उसका रेवेन्यू 10% गिरकर 6 बिलियन पाउंड्स रह गया और प्रॉफिट 73% क्रैश होकर सिर्फ 66 मिलियन पाउंड्स पर आ गया। ये साफ दिखाता है कि कैसे बाहर के ऑपरेशंस के भारी दबाव ने डोमेस्टिक कामयाबी पर पानी फेर दिया। चलिए अब देखते हैं कि इन नंबर्स पर कंपनी की लीडरशिप का क्या नजरिया है। PV सेगमेंट के MD शैलेश चंद्रा ने कंफर्म किया है कि EV की बिक्री दोगुनी हो चुकी है। 112% की बम्पर ग्रोथ, और वो Q2 से डिलीवरी में और तेजी लाने वाले हैं। उधर CV सेगमेंट के MD गिरीश वाघ ने ESCV सेगमेंट में 47% के शानदार मार्केट शेयर को हाईलाइट किया। लेकिन सबसे जरूरी बयान आया JLR के CEO PB बालाजी की तरफ से। उन्होंने इन्वेस्टर्स को तसल्ली देते हुए कहा कि देखिए, गंभीर सप्लाई चेन इश्यूज के बावजूद JLR ने पहली तिमाही में मुनाफा जरूर कमाया है और वो जल्द ही 4 नए प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पिछली तिमाही जो बीत गई सो बीत गई। अब फोकस करते हैं मैनेजमेंट की गाइडेंस और फ्यूचर आउटलुक पर। रेवेन्यू को लेकर मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस काफी हाई है और वो इसे स्टेबल से लेकर एक्सेलरेटिंग मानकर चल रहे हैं। EV एक्सपेंशन को लेकर इनका अप्रोच बहुत एग्रेसिव है, खासकर टियागो और पंच की जो छप्पर फाड़ डिमांड आ रही है उसे देखते हुए।
कैपेसिटी के मोर्चे पर सियरा के लिए डिलीवरीज Q2 से और तेज होने की उम्मीद है। और एक बहुत ही पॉजिटिव टेकअवे ये है कि कमोडिटी प्राइसेस के दबाव के बावजूद मैनेजमेंट ने क्लियर कट बोला है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी के चलते सीवी के मार्जिन्स बिल्कुल स्टेबल रहने वाले हैं। लेकिन वो जो मार्जिन सिकुड़ने वाली बात थी, चलिए उसका थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। आखिर ईबिटा मार्जिन 8.7% से खिसककर 7.4% पर क्यों आया? इसके मुख्य रूप से 4 बड़े कारण हैं। पहला, JLR का रिटेल मार्केटिंग एक्सपेंस जो 4.1 से बढ़कर 7.1% हो गया। लग्जरी मार्केट में टिके रहने के लिए खर्च तो करना पड़ता है। दूसरा, कमोडिटी हेडविंड्स, खासकर एल्यूमिनियम की कीमतों में जो भारी उछाल आया है। तीसरा, एडवर्स फॉरेक्स इम्पैक्ट। और चौथा और सबसे खतरनाक फैक्टर है नेगेटिव ऑपरेटिंग लीवरेज। हुआ ये कि JLR का वॉल्यूम 9% गिर गया तो जो फिक्स्ड कॉस्ट थी उसका पूरा बोझ रेवेन्यू पर आ पड़ा और इसी ने मार्जिन को सीधे तौर पर निचोड़ दिया। अब इतना सब सुनकर प्रॉफिट में इतनी बड़ी गिरावट थोड़ी डरावनी लग सकती है, लेकिन अगर हम बैलेंस शीट के अंदर झांकें तो स्थिति काफी रिलैक्सिंग है। इतने भारी दबाव के बावजूद कंपनी की अंडरलाइंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिल्कुल इंटैक्ट है। ऑटो ROCE अभी भी 68% के बेहतरीन लेवल पर बना हुआ है, सोचिए। और मुनाफा कम होने के बावजूद कंसोलिडेटेड नेट कैश अभी भी 13.5 हजार करोड़ रुपए के पॉजिटिव स्तर पर है। अकेले अपने घरेलू बिजनेस ने 1.1 हजार करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है। मतलब साफ है, ऑपरेशनल झटके लगे जरूर हैं, लेकिन टाटा मोटर्स की फाइनेंशियल नींव अभी भी बहुत ठोस है। तो आने वाले समय में वो कौन से कैटलिस्ट्स हैं जो इस ग्रोथ को आगे ड्राइव करेंगे? सबसे बड़ा ड्राइवर है EV मेन स्ट्रीमिंग। JLR बहुत जल्द अपनी मोस्ट अवेटेड रेंज रोवर इलेक्ट्रिक लॉन्च करने वाला है। दूसरा है इनकी मल्टी पावर ट्रेन स्ट्रैटेजी, मतलब ICE हो, CNG हो या EV, कंपनी हर फ्रंट पर धड़ल्ले से बुकिंग्स उठा रही है। तीसरा बड़ा गेम चेंजर है CV इकोसिस्टम का डिजिटलाइजेशन। फ्लीटेज जैसे प्लेटफॉर्म से ये फ्लीट मालिकों को जोड़कर एक कमाल का डिजिटल इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। और चौथा, Q2 में सियरा और बाकी मॉडल्स की पेंडिंग डिमांड को पूरा करने के लिए जो एग्रेसिव ऑर्डर एग्जीक्यूशन होने वाला है, वो रेवेन्यू को एक जबरदस्त बूस्ट देगा। एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम रिस्क और रेड फ्लैग्स की बात ना करें। नियर टर्म रिस्क की बात करें तो ग्लोबल सप्लाई चेन का रिस्क अभी भी मंडरा रहा है। सप्लायर के यहाँ आग लगना या मिडिल ईस्ट का जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये सब फिर से प्रोडक्शन को अटका सकते हैं। कमोडिटी की कीमतें भी मार्जिन पर लगातार हथौड़ा मार रही हैं। अगर लॉन्ग टर्म थ्रेट्स देखें तो अगर JLR को अपनी सेल्स मेंटेन करने के लिए मार्केटिंग पर 7.1% से भी ज्यादा खर्च करना पड़ा तो लग्जरी मार्जिन परमानेंटली डैमेज हो सकता है। और हाँ, इंडिया में जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो टाटा के 70% वाले विशाल EV मार्केट शेयर को भी कड़ी चुनौती दे सकते हैं। तो इन सारे फैक्ट्स और फिगर्स को तौलने के बाद हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है? देखिए, हमारा स्कोर कार्ड बहुत क्लियरली एक मिक्स्ड से वीक नतीजे की तरफ इशारा कर रहा है। घरेलू कारोबार, वॉल्यूम ग्रोथ और कैश फ्लो, ये सब बिना किसी शक के आउटस्टैंडिंग रहे। लेकिन JLR के परफॉर्मेंस ने ईबिटा मार्जिन और PAT ग्रोथ की पूरी पार्टी खराब कर दी। आसान शब्दों में कहें तो डोमेस्टिक इंजन्स ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन और कमोडिटी हेडविंड्स ने प्रॉफिट्स को कुचल दिया। हालांकि मुनाफे में भारी गिरावट के बावजूद जो कैश रिच बैलेंस शीट है वो इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी एक बहुत बड़ी राहत है। यह विश्लेषण केवल शैक्षिक एवं सूचना के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। इस विश्लेषण में व्यक्त विचार केवल अध्ययन एवं विश्लेषण पर आधारित हैं। मैनेजमेंट गाइडेंस, फ्यूचर आउटलुक, ऑर्डर बुक, प्रोजेक्टेड ग्रोथ, मार्जिन एक्सपेक्टेशंस और अन्य फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स वास्तविक भविष्य के परिणामों से अलग हो सकते हैं। ऐसे प्रोजेक्शंस और एक्सपेक्टेशंस को गारंटीड आउटकम्स नहीं माना जाना चाहिए। इस विश्लेषण में उपलब्ध जानकारी को व्यक्तिगत, फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट, टैक्स या लीगल एडवाइस के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हर इन्वेस्टर की फाइनेंशियल सिचुएशन, रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट होराइजन और ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले इंडिपेंडेंट रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस को प्राथमिकता दें और आवश्यकता होने पर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या अन्य क्वालिफाइड प्रोफेशनल से सलाह लें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स और डिस्क्लोजर्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद।
इस पूरे डीप डाइव के बाद एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल खड़ा होता है। हम देख रहे हैं कि एक तरफ हमारा अपना घरेलू बाजार पूरी स्पीड से भाग रहा है और दूसरी तरफ जेएलआर अभी भी ग्लोबल स्पीड ब्रेकर्स पर हिचकोले खा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि टाटा मोटर्स के इंडियन बिजनेस की ये जबरदस्त ताकत आने वाले क्वार्टर्स में जेएलआर की इस कमजोरी को पूरी तरह से कवर कर पाएगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आगे की रिसर्च के लिए एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक रहने वाला है। अगर ये रिसर्च और एनालिसिस पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और रिसर्च एंड अर्न चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाले सभी स्टॉक मार्केट, आईपीओ, रिजल्ट एनालिसिस, सेक्टर रिसर्च और निवेश से जुड़े विश्लेषण सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में एक नई और गहन रिसर्च के साथ। तब तक सीखते रहिए, समझदारी से निवेश कीजिए और रिसर्च एंड अर्न के साथ जुड़े रहिए।